तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहद ही मशहूर और बहुत ही संक्षिप्त कविता डस्ट ऑफ स्नो का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह सिर्फ 8 पंक्तियों की एक छोटी सी रचना है, लेकिन सच मानिए इसके भीतर जो अर्थ छिपा है वो बहुत ही गहरा है। इस विश्लेषण के जरिए हम न केवल इस कविता के शब्दों को समझेंगे, बल्कि उन गहरे विचारों तक भी पहुंचेंगे जो फ्रॉस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी घटना के विचार को समझेंगे। उसके बाद कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या की जाएगी। फिर इसके मुख्य विचार पर बात करेंगे और अंत में कविता पर विचार अनुभाग के अभ्यासों को हल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, एक छोटी सी घटना जिसे द रिपल इफेक्ट भी कहा जा सकता है। असल में होता क्या है कि अक्सर कोई बहुत ही छोटी और मामूली सी लगने वाली शारीरिक क्रिया एक बहुत बड़े भावनात्मक बदलाव का कारण बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में फेंका गया एक छोटा सा पत्थर दूर तक लहरें पैदा कर देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं पूरे दिन की दिशा बदल सकती हैं। इस विचार को और भी मजबूती देने के लिए खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये शानदार कोट देखना दिलचस्प होगा। वो कहते हैं, हमेशा हमेशा एक बड़ा अर्थ, एक छोटी सी चीज एक बड़ी चीज को छूती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक नजरिया है जो इस 8 पंक्ति की कविता को समझने की एक सही दिशा तय करता है। अब देखिए, सीधे कविता की पंक्तियों पर जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। वो है कुछ जरूरी शब्दों के अर्थ पहले ही समझ लेना। जब कठिन शब्दों के अर्थ पहले से पता हो तो कविता पढ़ते समय दिमाग पर कोई फालतू बोझ नहीं पड़ता और उसका मर्म आसानी से समझ आ जाता है। सबसे पहला शब्द जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो है हेमलॉक। ये छोटे छोटे सफेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा या पेड़ होता है। साहित्य की दुनिया में किसी जहरीले पेड़ का जिक्र पारंपरिक रूप से मृत्यु, खतरे या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही चीज कविता के अर्थ को एक नया मोड़ देगी। और दूसरा शब्द है र्यूड, जिसका सीधा सा अर्थ है पछतावे में रहना या किसी बात का खेद होना। इस शब्द को समझने से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कविता की शुरुआत में जो कथावाचक है वो एक बहुत ही उदास और अंधकारमयी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। उसका दिन अब तक सिर्फ पछतावे और निराशा में ही बीता है। तो शब्दावली साफ हो गई। अब सीधे अपने दूसरे खंड यानी कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या पर चलते हैं। कविता का पहला पद्यांश कुछ इस तरह है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये हिस्सा पूरी तरह से एक बाहरी और भौतिक घटना का वर्णन करता है। एक बहुत ही सूक्ष्म सी क्रिया हो रही है। एक कौवा है, बर्फ है और एक हेमलॉक का पेड़ है। अगर इसके सीधे और सरल अर्थ की बात करें तो बस इतना है। एक कौवे ने एक जहरीले हेमलॉक पेड़ की डाल को हिलाकर बर्फ के कुछ महीन कणों को नीचे खड़े कवि के ऊपर गिरा दिया। ये एक बहुत ही साधारण, बिना किसी ड्रामे वाली भौतिक क्रिया है। बस एक पेड़, एक पक्षी और ऊपर से गिरती हुई बर्फ। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं जो उस भौतिक क्रिया के असर को दिखाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये हिस्सा पूरी तरह से उस बाहरी घटना के कारण पैदा हुए एक आंतरिक भावनात्मक परिणाम पर केंद्रित है। यहाँ इस दूसरे पद्यांश का सीधा अर्थ ये है कि बर्फ के गिरने की उस छोटी सी घटना ने कवि के हृदय और उसकी मनोदशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जो दिन अब तक निराशा और पछतावे में बर्बाद हो रहा था, उस दिन का बचा हुआ हिस्सा अब बर्बाद होने से बच गया। और यह हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से 2 चीज़ों के बीच एक संतुलन दिखाता है। बाईं तरफ मनोदशा में बदलाव है जो हृदय के भीतर होने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है, और इसके ठीक विपरीत दाईं तरफ है दिन के कुछ हिस्से का बच जाना, जो समय से जुड़ा एक बाहरी परिणाम है। पल भर की छोटी सी घटना ने इन दोनों पहलुओं को पूरी तरह से सकारात्मक बना दिया। अब जब पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ समझ आ गया है तो चलिए सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं। तीसरे खंड में इस कविता के मुख्य विचार या सेंट्रल आइडिया की गहराई में चलते हैं। असल में यहीं पर फ्रॉस्ट की असली साहित्यिक प्रतिभा निखर कर सामने आती है। यहाँ फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही गजब की विडंबना, जिसे हम आयरनी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। एक तरफ नकारात्मक चीजें हैं, कौवा और जहरीला हेमलॉक पेड़, जिन्हें साहित्य में अक्सर मृत्यु और दुख का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर जरा देखिए,
इन्हीं नकारात्मक प्रतीकों ने कितने सकारात्मक परिणाम पैदा कर दिए, जैसे खुशी मिलना और एक बर्बाद होते दिन का बच जाना। फ्रॉस्ट असल में ये समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी अशुभ नहीं होता। हमारे घावों को भरने और हमें खुशी देने वाले स्रोत कहीं से भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों से भी जिन्हें हम बुरा या अंधकारमय मानते हैं। तो कविता के अर्थ और उसके मुख्य विचार को समझ लेने के बाद अब हम अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, कविता पर विचार। आइए अब पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यासों को हल करते हैं। अब तक जो कुछ भी चर्चा हुई है उसी के आधार पर पाठ्यपुस्तक के इन सवालों के जवाब खोजने हैं। इन अकादमिक सवालों को एक रहस्य की तरह लिया जा सकता है, जिन्हें अब तक की समझ के आधार पर सुलझाना है। पहला सवाल 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। बर्फ की धूल क्या है, कवि की मनोदशा को किसने बदला और ये मनोदशा कैसे बदली। देखा जाए तो यह सवाल कविता के शुरुआती हिस्से का एक सीधा विश्लेषण मानता है। तो इस सवाल का एकदम सटीक जवाब देने के लिए इन 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बहुत ही छोटे और महीन कण। दूसरा, कौवे द्वारा पेड़ की डाल हिलाने और बर्फ के गिरने की जो अचानक घटना हुई उसी ने मनोदशा को बदला। और तीसरा, मनोदशा दुख और पछतावे से बदलकर खुशी और राहत में परिवर्तित हो गई। अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प है, जो प्रकृति के चित्रण के बारे में है। फ्रॉस्ट प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि फ्रॉस्ट ने एक कौवे का ही चुनाव क्यों किया, या एक हेमलॉक पेड़ के बजाय किसी अधिक सुंदर पेड़ जैसे मेपल, ओक या पाइन के बारे में क्यों नहीं लिखा। ज्यादातर पारंपरिक कविताओं में क्या होता है, वे प्रकृति की महिमा गाने के लिए सुंदर प्रतीकों का उपयोग करती हैं, जैसे कोयल या बुलबुल जैसे गाने वाले पक्षी या मेपल और ओक जैसे शानदार पेड़। लेकिन इसके उलट फ्रॉस्ट ने जानबूझकर अपरंपरागत और गहरे प्रतीकों को चुना, जैसे कर्कश आवाज वाला कौवा और जहरीला हेमलॉक पेड़। यह इस बात को साबित करता है कि प्रकृति का हर एक रूप, चाहे वो सुंदर हो या कठोर, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सवाल का अगला हिस्सा सीधे तौर पर प्रतीकवाद यानी सिंबॉलिज्म से जुड़ा है। कौवा और हेमलॉक किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुशी का या दुख का? और जिस बर्फ की धूल को कौवा झाड़ता है वो किस बात का प्रतीक है? इस अकादमिक समझ को पुख्ता करने के लिए इन प्रतीकों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। कौवा और हेमलॉक दोनों ही दुख, निराशा और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी ओर बर्फ की धूल उस अचानक मिली खुशी, शुद्धता और प्रकृति की उस अद्भुत उपचार शक्ति का प्रतीक है जो मन की किसी भी उदासी को पल भर में धो सकती है। अब हम इस चर्चा के एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां इस ज्ञान को वास्तविकता से जोड़ा जाएगा। तथ्यात्मक सवालों को तो हल कर लिया गया है, लेकिन पाठ्यपुस्तक का ये अंतिम सवाल बहुत ही व्यक्तिगत है। ये कविता के अर्थ को असल जिंदगी के सार्वभौमिक अनुभवों से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। स्रोत सामग्री में दिया गया ये आखिरी सवाल सच में बहुत ही गहरा है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जब चारों तरफ निराशा या उदासी छाई हो और अचानक किसी बहुत ही छोटे से मामूली से पल ने पूरे दिन की मनोदशा बदल दी हो? ये सवाल एक बहुत ही गहरा विचार मन में छोड़ जाता है। फ्रॉस्ट की ये कविता महज एक पेड़ और एक पक्षी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे प्रकृति के पास हमारे गहरे से गहरे घावों को भरने की असीम शक्ति है। क्या हमारे आसपास भी कोई डस्ट ऑफ स्नो मौजूद है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में अनदेखा कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।